हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ वाली जो एनसीईआरटी की बुक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें चैप्टर 9 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ की, तो उसको आप देख लीजिएगा चैप्टर 9 का पार्ट 1। उसके बाद ये पार्ट देखने आइएगा, ये आपका चैप्टर 9 का पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बेसिकली हमारा क्या था, एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बताई थी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसका स्मॉल लेवल पे या मीडियम लेवल पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट देखने आइएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम फिगर की मदद से समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक व्यक्ति हैं और आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो एज अ पर्सन जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसी पर्सन को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो आपका थोड़ा इनोवेटिव काम करता है एज कम्पेयर टू जो बिजनेस मैन होता है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो अपना खुद का बिजनेस या इनोवेशन से कोई क्रिएटिव बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। और वो जो प्रोसेस करेगा अपने बिजनेस को करने के लिए वही क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। और जो आउटपुट निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके बिजनेस को करने का, वही क्या कहलाती है, एंटरप्राइज कहलाती है। ठीक है, अभी आगे डिटेल में और हम अच्छे से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, और जो बिजनेस हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। और जो हमारे बिजनेस का आउटपुट या रिजल्ट निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है आज हम समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, वो भी अदर लोगों से हटके होता है और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं उसमें, बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। तो बिना किसी के अंदर काम किए या किसी के अंदर कोई प्रोफेशन किए हम अपना खुद का जब कोई स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस हु सेटअप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। तो जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और जो प्रोसेस किया जा रहा है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी, और जो आउटपुट निकल के आएगा हमारे बिजनेस यूनिट का वही क्या कहलाती है, एंटरप्राइज कहलाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक एबिलिटी, एक क्षमता है जिसमें डेवलप करने की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की और बिजनेस एंटरप्राइज को रन करने की, along with any of its uncertainties in order to make profit, और प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस। तो हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल क्या है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना, वही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। चलिए, तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये आपकी एक एडॉप्टेबल एक्टिविटी है। इंसान इसको एडॉप्ट करता है। ठीक है, कि हाँ ये चीज मुझे ऐसे करनी है। दूसरा क्या कह रहा है, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो बेसिकली लॉ के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और एक पर्पस होता है, हमारा एक मोटिव होता है उस बिजनेस को करने का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन, तो हम सीधी सी बात है जो बिजनेस कर रहे हैं हम उसमें प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्शन करने की ऑर्गेनाइजेशन होती है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है हमारी सिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करते हैं। कुछ इनोवेशन होता है, ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस है आपका बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में, कि इसमें क्या होता है, कुछ इनोवेशन होता है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग होती है, कुछ क्रिएटिव काम होता है। ठीक है, और रिस्क टेकर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, रिस्क टेकर होता है, इसमें रिस्क को लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। एग्जिस्ट इन ऑल द थिंग्स यू कैन सी। तो जितनी भी चीजें हम ज्यादातर देखते हैं उन सब में ये होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कि वो चीजें जो हमारी प्रॉपर्टी है, जिन पे हमने
राइट्स लगा रखे हैं, ठीक है, उसको किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड करा रखा है आईपीआर के, जिसे हमारी चीजों को कोई और अपने नाम से नहीं दिखा सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक लिखी है तो मैंने उसको रजिस्टर करा रखा है आईपीआर से, तो मेरी बुक को कोई और अपने नाम से नहीं छाप सकता, ना मार्केट में सेल कर सकता है। तो बेसिकली यही क्या कहलाता है, यही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल, तो जो भी ह्यूमन की क्रिएटिविटी या उसकी स्किल के द्वारा बनाया गया है, सच एज इन्वेंशंस, बुक्स, पेंटिंग, सॉन्ग्स, कोई गाना हो गया, कोई किताब हो गई, कोई इन्वेंशन हो गया, कोई नाम हो गया, कोई इमेज हो गई, कोई डिजाइन हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई सिंबल हो गया, कोई स्लोगन हो गया, ठीक है, यूज जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है, ये सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आ जाता है। ऑल इन्वेंशंस ऑफ क्रिएशंस बिगेन विथ एन आइडिया, तो जितने भी हमारे इन्वेंशंस होते हैं वो किसी ना किसी आइडिया से क्रिएट किए जाते हैं। वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, तो जब हमारा आइडिया एक एक्चुअल प्रोडक्ट में आ जाता है बन करके, तो वही क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वन कैन अप्लाई टू सी टू द अथॉरिटी कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो बेसिकली हम अपनी प्रॉपर्टी पे एक लीगल राइट्स लेते हैं वही क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है, ठीक है। हेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, जो कि इंसान के दिमाग का कोई प्रोडक्ट होता है। हेंस जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी द ओनर्स ऑफ आईपी कैन रेंट, तो जैसे हम अदर प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे सकते हैं, वैसे ही हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी रेंट पे दे सकते हैं या फिर उसको सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, ठीक है। रेंट, गिव और सेल इट टू द अदर पीपल। स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, तो ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ कोई क्रिएशन है, जैसे कि इन्वेंशन, लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क है, सिंबल है, नेम है, स्लोगन है, इमेज है, डिजाइन है, जो कि बिजनेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें हमारी इन्वेंशंस आ जाती हैं, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, कॉपीराइट हो गया, विच इंक्लूड लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क हो गया, सच एज नॉवेल्स, पोयम, प्लेज हो गए, फिल्म हो गई, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्ट वर्क हो गया, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, फोटोग्राफ हो गई, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, ये सब आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आ जाता है। द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी इज दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल, तो इसका ध्यान रखिएगा, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होंगी वो इंटेंजिबल होंगी। इंटेंजिबल का मतलब हो गया कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉरी, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही कोई उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन उनकी मनी वैल्यू होती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन फिजिकल पैरामीटर्स, तो हम इनको फिजिकल पैरामीटर पे डिफाइन या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटेंजिबल होते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो इंडिया में इतनी तरह के आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, पेटेंट हो गया, डिजाइन हो गया, प्लांट वैरायटी हो गई, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, लेआउट डिजाइन हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया। अनदर टाइप ऑफ आईपी इज ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, जैसे कि ट्रेड सीक्रेट इज बेसिकली एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट हमारी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटिटिव एज को, ठीक है। जैसे कोई आइडिया, कोई थॉट जो कि सीक्रेट है, वही अब आपका ट्रेड सीक्रेट कहलाता है। ट्रेड सीक्रेट्स इन इंडिया आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ट्रेड सीक्रेट्स को हम किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है दिमाग में कि व्हाई इज आईपीआर इम्पोर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए आईपीआर क्यों इम्पोर्टेंट है। आईपीआर का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इनकरेज करता है हमें न्यू क्रिएशन करने पे, पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस करने पे,
कैंसर क्योर मेडिसिन जैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली ये जो IPR है ये हमें प्रमोट करता है या मोटिवेट करता है हम ताकि हम कुछ नया इन्वेंट कर सकें, ठीक है, कुछ नया क्रिएशन कर सकें। इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय अ पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक ओनली विथ हर परमिशन। तो यही अलाउ करता है कि कोई भी वर्क जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो बनाया गया है, पब्लिक के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है, वो बिना उसकी परमिशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर इट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ इनकम। तो ये बेसिकली हमारे लॉस ऑफ इनकम को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि मेहनत हमने की है तो क्रेडिट भी हम ही को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं, ठीक है। इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स एंड ओनर्स टू गेट रिकॉग्निशन ऑफ फॉर देयर वर्क। तो बेसिकली ये हमारी मदद करता है कि हम रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ ये काम हमने किया है। इसकी गारंटी यही IPR ही दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड कराया है अपने नाम से। तो यही एक प्रूफ है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ IPs। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ IPs की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे जो टाइप ऑफ IPs होते हैं वो जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, प्लांट ब्रीडर्स राइट हो गया, यूटिलिटी मॉडल डिजाइन हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, ये सब हमारे IPR है, टाइप्स ऑफ, ठीक है। तो चलिए एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सबसे पहला है हमारा कॉपीराइट, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया है कि कॉपीराइट क्या होता है। तो कॉपीराइट बेसिकली एक राइट होता है कि आप मेरी चीज को कॉपी ना करें। इट इज ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर और ऑथर। इट इज अ राइट कन्फर्ड अपॉन द क्रिएटर्स ऑफ अ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साइनेमेटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। तो ये कई तरह के कॉपीराइट देता है। जैसे हमने कोई गाना गाया तो उसको हमने कॉपीराइट लगा रखा है, ठीक है, कि हमेशा सब जानेंगे कि वो हम ही ने गाया है, ठीक है, इसका कॉपीराइट लगा रखा है। कोई म्यूजिकल चीज है, कोई आर्टिस्ट है, कोई डांस है, तो ये सारी चीजें कॉपीराइट में आ जाती हैं, जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट करते हैं इन चीजों को। जैसे लिटरेरी वर्क है, इसमें पम्पलेट आ गए, ब्रोशर आ गया, नॉवेल्स आ गई, बुक, पोयम, सॉन्ग की लिरिक्स आ गई, कंप्यूटर प्रोग्राम आ गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। आर्टिस्टिक वर्क में आपका ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, टेक्निकल ड्राइंग्स, मैप, लोगोज, ये सारी चीजें आती हैं। ड्रामेटिक वर्क में हमारे डांस आ जाते हैं, स्क्रीन प्ले आ जाता है, म्यूजिक वर्क आ जाता है, ठीक है, साउंड आ जाता है, रिकॉर्डिंग आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सब हमारे कॉपीराइट के टाइप्स है, समझ लीजिए। तो कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारे लिटरेचर यानी बुक्स को प्रोटेक्ट करता है, ड्रामा को प्रोटेक्ट करता है, म्यूजिक है, आर्ट है, इमेजिनरी है, ग्राफिक डिजाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चर है, कोरियोग्राफी है, मोशन पिक्चर्स है, साउंड रिकॉर्डिंग्स है, इन सब को प्रोटेक्ट करते हैं हम कॉपीराइट के थ्रू रजिस्टर्ड करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जैसे कि याहू ऐसे लिखा जाता है तो इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। एडिडास का ये सिंबल है तो इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। BBC ऐसे लिखा जाता है तो इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरीके से UPS का ये सिंबल है तो इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। गूगल ऐसे लिखा जाता है तो इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कोका कोला को कोई कॉपी नहीं कर सकता। होंडा को कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये इसका ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क हमारा कोई भी वर्ड, कोई भी नाम, कोई भी सिंबल या फिर इनका कॉम्बिनेशन या फिर आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इट्स, ये सारी चीजें हमारी ट्रेडमार्क में आ जाती हैं। तो बेसिकली ट्रेडमार्क एक साइन होता है जो कि कैपेबल होता है डिस्टिंग्विश करने में गुड्स और सर्विसेज को एक इंटरप्राइज की अदर इंटरप्राइजेस से, ठीक है। तो ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इन सबको हम IPR के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडमार्क में बी कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क हमारे दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल ट्रेडमार्क और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क। तो पहला है कन्वेंशनल ट्रेडमार्क जिसमें हमारे वर्ड्स, कलर कॉम्बिनेशन, लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें हमारे मार्क्स आ जाते हैं विच आर नॉट कंसीडर्ड डिस्टिंक्टिव प्रीवियसली बट स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्निशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि साउंड मार्क हो गया, डायनेमिक मार्क हो गया,
ये सब हमारे नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी। तो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हेल्प्स एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द मार्क। लेकिन अगर हम अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं तो ये हमारी मदद करता है कि हम अपने राइट्स को एक्सक्लूसिवली अपने मार्क पे डाल सके। ठीक है, कि जैसे हम इस तरीके से अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं तो इसको, इस फॉर्मेट को कोई और कॉपी ना कर सके, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये भी हमारा एक आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्शन दी जाती है इसको भी। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से मतलब हमारी ज्योग्राफिकल एरिया से है, जैसे जमीनों से है, कोई किसी जगह की कोई फेमस चीज है, ठीक है, कोई फेमस खेती है तो उससे है। जैसे दार्जिलिंग की टी, ये उसका ग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है, जैसे असम का ऑर्थोडॉक्स है, उसी तरह नीलगिरी के ऑर्थोडॉक्स है, उनका ये सिंबल है। उसी तरीके से डोर्स का जो है टेराई है, असम की सीटीसी है, नीलगिरी की सीटीसी है। तो ये हमारे बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज प्रिलिमिनरी एंड इंडिकेशन विच आइडेंटिफाइज एग्रीकल्चरल। तो जो हमारे एग्रीकल्चर को आइडेंटिफाई करता है, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट को या गुड्स को, या फूड स्टफ को आइडेंटिफाई करता है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, मतलब कि ये किस शहर, किस देश का बना हुआ है। वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो ये बेसिकली ज्योग्राफिकल ओरिजिन को हमारे इंडिकेट करता है। गुड्स प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड एज जीआई आर कैटेगराइज्ड इनटू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल, हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड फूड स्टफ्स। ठीक है, तो जितने भी गुड्स हम प्रोटेक्ट करते हैं जीआई के कैटेगरी में, वो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल होते हैं, हैंड क्राफ्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स होते हैं, फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे नागा मिर्चा, मिजो चिली, ठीक है, साफी लंफी, जैसे मोइरंग, जैसे कि छकासंग सॉल, जैसे कि बास्तर ढोकरा, वारली पेंटिंग्स, दार्जिलिंग टी, कांगड़ा पेंटिंग्स, नागपुर ऑरेंज, बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, जैसे कि कश्मीर पश्मीना आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के। रिप्रेजेंट्स कलेक्टिव गुडविल ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन। तो ये पूरे ज्योग्राफिकल रीजन की गुडविल को रिप्रेजेंट करता है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, विच हैज बिल्ट इटसेल्फ ओवर सेंचुरीज, जिसको बहुत ओवर सेंचुरीज से बिल्ड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है, ये भी आईपीआर के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, पेटेंट इज अ टाइप ऑफ आईपीआर विच प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो ये हमारे साइंटिफिक इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है, या उस प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है, विच शोज टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द ऑलरेडी नोन प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिसमें हम अपने टेक्निकल एडवांसमेंट देते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। ये पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। तो ये एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि गारंटी देता है गवर्नमेंट के थ्रू, which provides the exclusive right to exclude all other and prevent them from making, using, offering for sale, selling or importing the inventions। ठीक है, तो बेसिकली ये इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है हमारा पेटेंट। चलिए आगे देखते हैं। इट मस्ट बी न्यू, इट शुड, ये हमारा कोई नया चीज होगा, बेसिकली इन्वेंशन की बात हो रही है तो कुछ नया ही होगा। इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि पहले से बना ना हो, एग्जिस्ट ना करता हो, कोई करंट नॉलेज हो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कोई पहले की बात ना रही हो, कोई पुराना नॉलेज ना हो, कोई अभी की बात हो। ठीक है, कुछ नया हो। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द स्टैंडर्ड इज अ पर्सन रीजनेबली स्किल्ड इन सच फील्ड ऑफ स्टडी। इन्वेंटिव स्टेप, तो इन्वेंशन वही कर सकता है जिसने स्टडी किया है। ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली वही पर्सन इसको इन्वेंट करे जो जिसको इसका नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अप्लाई होने के लिए कैपेबल होना चाहिए, जैसे कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड और मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में भी यूज हो सके, मैन्युफैक्चर हो सके।
पेटेंट कैन ओनली बी फिल्ड टू गेट राइट्स ओवर एन इन्वेंशन एंड नॉट डिस्कवरी। तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि पेटेंट में हम केवल इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्कवरी को प्रोटेक्ट नहीं करते। डिस्कवरी वाली चीजें पेटेंट में नहीं आ जाती, ठीक है। ए पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये इन्वेंटर को एक एक्सक्लूसिव राइट देता है 20 साल तक का, ड्यूरिंग विच एनीबडी एल्स हु विशेस टू यूज द पेटेंट सब्जेक्ट मैटर नीड्स टू सीक परमिशन फ्रॉम द पेटेंटी। तो अगर आपको किसी का न्यू इन्वेंशन यूज करना है तो 20 साल तक उसको राइट दिया गया है कि वो अपने इन्वेंशन को जहां चाहे वहां यूज कर सकता है और जहां नहीं चाहता वहां नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो अगर आप पेटेंटी से परमिशन लेंगे तभी आप उसके इन्वेंशन को यूज कर सकते हैं। चलिए, दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द पेटेंटी फॉर अ फी इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी के पेटेंट राइट्स को लेते हैं, अपने यहाँ यूज करते हैं, वही क्या कहलाता है? लाइसेंसिंग कहलाता है, जिसके थ्रू हम फीस देते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजाइन। अब डिजाइन क्या है? डिजाइन में हम शेप की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस की बात करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जिसको हम आर्टिकल में अप्लाई करते हैं। तो इट इज अ प्रोडक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स, ठीक है। तो जो हमारी आई को इजिली कैच कर ले, जैसे कि अट्रैक्टिव चीज हो, उसको प्रोटेक्ट करता है ये। द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजाइन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। पेटेंट में 20 ईयर्स की वैलिडेशन रहती है और इसमें 10 ईयर्स की, विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर्स आफ्टर एक्सपीरिएशन ऑफ दिस टर्म। तो इसको 5 साल के लिए हम और ज्यादा रिन्यू कर सकते हैं 10 साल के बाद में। During which a registered design can only be used after getting a license from its owner, and once the validity period is over, the design is in public domain। और जब वो वैलिडिटी पीरियड ओवर हो जाता है तो कोई भी डिजाइन जिसको आपने प्रोटेक्ट कर रखा है वो पब्लिक डोमेन में हो जाता है, सबके लिए यूज, कोई भी उसको यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट वैरायटी। तो ये भी आपका एक IPR है। Plant variety is an essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics। तो जैसे कि प्लांट की वैरायटी होती है अलग अलग, तो जिसको जिसने बनाया है, लगाया है, वो उसका जो है अपना प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ वैरायटी विच इज ब्रीड एंड डेवलप्ड बाय फार्मर्स। दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग, इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड वर्जन ऑफ पोटैटोज। तो हाइब्रिड वर्जन जो है पोटैटोज का, उसको जो भी फार्मर बनाया उसने उसको प्रोटेक्ट किया, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है? प्लांट वैरायटी कहलाता है कि कितनी वैरायटी के प्लांट होते हैं, कि कौन सा प्लांट किसका है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SICLDR, ठीक है। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री। चलिए देखते हैं। ए सेमी कंडक्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी कंप्यूटर चिप। तो ये हर कंप्यूटर चिप का एक इंटीग्रल पार्ट होता है आपका सेमी कंडक्टर। एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ट्रांजिस्टर्स एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट्स यूज्ड and framed on a semiconductor material as an insulative material or inside the semiconductor material। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें ट्रांजिस्टर होता है, एक सर्किटरी एलिमेंट होता यूज किया जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर के मटेरियल से बनाया जाता है और मटेरियल को उसमें इंसुलेट किया जाता है इनसाइड द सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है। इट्स डिजाइन इज टू परफॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन। तो इसको डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप आपको सारे IPR समझ में आ गए होंगे। चलिए, आज का थॉट भी देख लेते हैं। तो थॉट में कह रहा है काबिल बनने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको काबिल बनना है जीवन में तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी झेलना हो आप झेलेंगे, क्योंकि आपको झेलना मैटर नहीं करता, आपको अपनी मंजिल मैटर करती है, ठीक है। टू बिकम कैपेबल वन मस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स। तो अगर आपको कैपेबल या काबिल बनना है तो जो भी आपके सामने पड़ रहा है उसको झेलते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको काबिल बनना है। आपका फोकस मंजिल पे है, राहों पे नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, और यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाती हूँ, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता। तो जब ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हुआ। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।